अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हम आपका मेज़बान शहबाज़ हैदर और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज़। तो नाज़रीन, मेहमानों के रंग शहबाज़ हैदर के संग आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आप हमारा प्रोग्राम जो है वो बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ बड़े बड़े प्यारे मेहमान होते हैं जो किसी भी तारुफ़ के मोहताज नहीं। जैसा कि हर दिल अज़ीज़ हमारे साथ म्यूज़िक डायरेक्टर जनाब मोहम्मद शकील माधो साहब, जो कि म्यूज़िक डायरेक्टर भी हैं, कंपोज़र भी हैं और बड़ा अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। तो नाज़रीन, आज म्यूज़िक लवर के लिए एक और नई क्लास। और हमारे साथ अगर सियासत के हवाले से बात की जाए, पाकिस्तान की सालबियत की बात की जाए, तो सियासत के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम जो कि हमारे प्रोग्राम में अहम किरदार अदा करते हैं और तज्ज़िया करते हैं मुल्की हालात के ऊपर, और नैयर सुल्ताना जी हमारे साथ मौजूद हैं। इनकी भी मोहब्बत का, टाइम देने का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो नाज़रीन, आज हमारे जो तीसरे मेहमान हैं वो भी बड़े क्लास के अपनी फील्ड के अंदर बेताब बादशाह कहूँगा, क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े जो फ़नकार हैं उनके साथ काम किया है, जैसे सुहेल अहमद साहब है, अमानुल्लाह साहब है, और बहुत सारे नाम ऐसे हैं जिनके साथ इन्होंने एज ए कॉमेडियन वन मैन शो करते हैं। एज ए कॉमेडियन इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, स्टेज परफॉर्म किया। जनाब आरिफ भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपकी भी तशरीफ़ आवरी का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और मैं एक और चीज़ बताता चलूँ, हमारे मेकअप आर्टिस्ट और यहाँ के जो इंचार्ज हैं मैडम किंजा अहमद ख़ान, उनका भी हम बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि वो भी हमारे लिए स्पेशल टाइम निकालते हैं। तो नाज़रीन, थोड़ी सी मेरी आवाज़ में आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा तबीयत डिस्टर्ब है, लेकिन हम नहीं चाहते कि अपना प्रोग्राम जो है वो हम मिस करें। तो मैं साथ ही प्रोग्राम का आगाज़ करूँगा मोहम्मद शकील माधो साहब से कि आज हमारे देखने वालों के लिए वो क्या लेके आए हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जिस तरह के हम पिछले एपिसोड में हमने एक तसलसल शुरू किया था कि 12वीं ठाठ में जितने भी राग हैं वो बताए जाएं और उनमें जो फ़िल्मी गाने हैं वो बताए जाएं, ताकि सुनने वाले, करने वाले जो लोग हैं, जो बाजा तो बजाते हैं लेकिन रागदारी से ज़रा दूर हैं, उनको समझ आए और वो अच्छी तर्ज बनाएं, अच्छी ट्यून बनाएं, अच्छी मेलोडी बाहर आए। अच्छी मेलोडी उस वक्त तक बाहर नहीं आएगी जब तक वो राग के अंदर नहीं होगी। और आपको पता है आजकल के दौर में, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि 2-4 राग हैं या रागनियाँ हैं जिनको इस्तेमाल किया जाता है, और सारा गाना जो है हमारा 75% गाना वो इसी में है। तो 12वीं ठाठ का हमने पहले 12वीं रागनी जो थी उसके बारे में बताया पिछले एपिसोड में। उसके बाद पिछला जो एपिसोड था उसमें हमने बिलास खानी टोडी बताई, जिसमें हमने मुझे तुम नज़र से गिरा तो रहे हो और दुनिया को अब हम क्या समझाएं। तो इसी तरीके से इस एपिसोड में हम एक राग बताएंगे जिसका नाम है गोपी बसंत। गोपी बसंत जी, राग का नाम है गोपी बसंत। और ये उस्तादात के पता है उस्तादात को, लेकिन बहुत कम आम लोगों को पता है। इसका फ़र्क सिर्फ ये है कि अगर आप 12वीं से रिखब निकाल दें मुकम्मल तौर पर तो गोपी बसंत की शक्ल बाहर आ जाती है। और इसमें खरज यानी कि सा और पा वादी संवादी हैं, और ये बलदार है। बलदार हम उस राग और या रागनी को कहते हैं जो सीधी ना जाए, यानी कि बल खाती हुई जाए और बल खाती हुई नीचे आए, तो ये बलदार राग है। तो इसमें आज हम आपको 2 गाने सुनवाएंगे, और वो 2 गानों में से एक गाना जो है वो मैं पेश करता हूँ। पहले राग के बारे में बताता हूँ मैं, आप सब लोगों की इजाज़त से। सा सा ग म प म ग म ग म ध नि सा सा नि ध म प ग म प म ग सा। छू लेने दो नाजुक होठों को,
कुछ और नहीं है, जाम है ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी इनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, शर्मा के न यूं ही खो देना रंगीन जवानी की घड़ियाँ, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, बेताब धड़कते सीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, अच्छों को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है, इस मैं को मुबारक चीज़ समझ माना के बहुत बदनाम है ये, इस मैं को मुबारक चीज़ समझ माना के बहुत बदनाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों को। बहुत शुक्रिया मोहम्मद शकील साहब। तो नाजरीन, टाइम वेस्ट करने के बग़ैर मैं अपने दूसरे मेहमान की तरफ जाता हूं, जो कि इस जिस तरह का माहौल पाकिस्तान के अंदर इस वक्त चल रहा है, हर मैडम जी बंदा ही दुखी है, दिल रो रहे हैं सबके, जो हालात पैदा हो चुके हैं, किसने किए कैसे किए ये नहीं समझ आ रही। हर बंदा कहता है कि मैं ठीक हूँ, अगला बंदा गलत है, वो ही कर गया, किया किसने कोई पता नहीं। तो नाजरीन, आपको हंसाने के लिए, आपके दिलों को खुश करने के लिए आज हम बड़े प्यारे मेहमान हमारे साथ आरफ भट्टी साहब। जी भट्टी साहब, माइक आपके लिए। बहुत शुक्रिया जनाब। लो जी, लाहौर स्टेशन तो ट्रेन किस तरह चलती है, किस तरह लटकी अनाउंसमेंट करती है, जो गड्डी जंगल से जा रही होंगी है उस टाइम की ताफरत होंगे ने, तो एकदम गड्डी कोलों की दूसरी लंघती है उस टाइम की अंदाज़ होता है। पूरा मंजर पेश कर रहे हैं कि लाहौर स्टेशन तो ट्रेन किस तरह चलती है। तवज्जो फरमाएं कराची एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर रहिए, सब मुसाफिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। रोटी नान पकौड़े रोटी तवज्जो फरमाएं, किसी के हाथों की मत खाएं, अपने सामान को हिफाजत करें। कराची एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 500 रहिए, सब मुसाफिर प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया। रोटी मैंगो जूस जूस मैंगो जूस वाला भी रोटी गड्डी कोलों की दूसरी किस तरह लंघती।
गड्डी दे ठंडी बोतल है, तारा बोतल है, बोतल गर्म है, चाय वाले चाय, कारी दाल, मुर्गे मसाले वाली दाल भी। थैंक यू। आला आला आला। तो जी नाज़रीन, आपने देखा कि ट्रेन अपने स्टेशन पर पहुंच चुकी है। तो यकीनन आपने एंजॉय किया होगा। आरफ भट्टी साहब बहुत टैलेंट रखने वाली शख्सियत है। तो नाज़रीन, यकीनन आपने महसूस किया होगा। तो ये ऐसी शख्सियत है कि इन्होंने ईमान साहब के साथ भी काम किया है, सुहेल साहब के साथ, बहुत सारे फ़नकारों के साथ काम किया। तो जी नाज़रीन, बिला तख़ीर हम पहुँचते हैं इस वक्त सियासत और रियासत में क्या चल रहा है और इस वक्त पाकिस्तान की आवाम के क्या हालात हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे स्पेशल गेस्ट मैडम नैयर सुल्ताना जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम, आज आपने क्या स्टडी किया है? और सबसे पहले तो ये बताएं कि बजट पास हो चुका है और बजट के बाद आवाम के क्या हालात हैं और आपने किस नज़रिए से देख रहे हैं और क्या स्टडी किया? जी, अवाम के हालात आपके सामने ही हैं। बिलों ने मार दिया अवाम को। पहले लोग कहते थे कि किचन नहीं चलता, अब मैं कहती हूँ कि सांस नहीं चलता। इतने ज़्यादा बिल आए हैं कि लोगों ने अपने बच्चे बेचने शुरू कर दिए हैं। यहाँ तक कि घरों की दरवाज़ों की चुगाठें बेचनी शुरू कर दी हैं। मैं ये सोचती हूँ कि एक महीने में तो उन्होंने अपने बच्चे बेचे तो बिल उतारे, किसी ने चुगाठें बेची तो बिल उतारे। आज मैंने एक न्यूज़ सुन रही थी कि एक आदमी ने अपने गधा बेच दिया, जिस गधे पे वो अपनी मजदूरी करता था, गधा गाड़ी पे, वो बेच दिया बिल की खातर। अब वो क्या करेगा? मुझे तो यूँ लगता है ये हुकूमत जो बैठी हुई है बरसरे इक़्तिदार, ये हमारी आवाम से इंतकाम ले रही है, ये ज़ाती बदला ले रही है। सियासत में ये नहीं होता, सियासत में दरगुजर होता है। अगर आज आप हारे हैं तो पहले जीतते भी रहे हैं, मगर आपकी ये फनकारी है कि आप हार के भी जीते हुए हैं। आप जुल्म करके भी नहीं मानते कि मैं जुल्म कर रहे हैं हम लोग। अवाम के बड़े बुरे हालात हैं। मैं ये अब सोचती हूँ, इस बात पर पहुँची हूँ कि ये कुछ हमारा भी कसूर है। वो एक पंजाबी का शेर है, तो वो मैं ज़रा तुहानू सुनाना चाहनी है। इत्थे बड़ा सूट करदा है। कुछ उंज भी रावां औखियां सी, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ उंज भी रावां औखियां सी, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी। कुछ शहर दे लोग जालम सी, कुछ सानू भी मरन दा शौक ही सी। शौक जी असीं मर गए हाँ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ वोट ਦਿੰਦੇ ਸਾਂ तद भी साडा कुछ नहीं सी, ਜਦੋਂ नहीं दिता तद भी साडा कुछ नहीं गया। लेकिन मैडम जी, बेसिकली ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल हालात जिस तरह हो गए हैं, तो यहाँ पर ऐसे सियासतदान होना चाहिए जो एक्सपीरियंस ज़्यादा हो। तो अब अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में दो ही पार्टियाँ, इनमें से सबसे पुरानी पीपल्स पार्टी है, वो भी बड़े उहदों पर फाइज है, और नून लीग है। दोनों तजर्बाकार हैं, लेकिन फिर भी इनके आने से भी इस तरह के हालात कैसे पैदा हो सकते? जी, ये तजर्बाकार सिर्फ अपने घर बढ़ने के लिए है, अवाम के लिए ये तजर्बाकार नहीं है। ये तजर्बा गाह है, अवाम के लिए ये तजर्बा गाह है। ये तजर्बाकार है लोगों की जेबों पे डाका डालने के लिए। ये तरीके से तरह तरह के टैक्स डालते हैं, तरह तरह की कमीशनें बनाते हैं, हर तरह से ये लूटते हैं। मैंने शायद पिछली एपिसोड में आपको बताया था कि जो बाप दादे ने काम करने में कमी छोड़ी थी, वो उनकी बेटी और पोती आके पूरा कर रही है। मैं कहती हूँ उसने ना
ये पानी का बोर क्या है, इस पर भी टैक्स लगा दिया, सोलर पे टैक्स लगवा दिया। कहती ज़ेरे ज़मीन जो पानी है वो मेरे बाप दादा का है, अवाम का नहीं है। ये जुल्म वाली बात नहीं है। मेरे पाकिस्तानी उठो जागो, कब तक सोए रहोगे? बहुत देर हो चुकी, बहुत देर हो चुकी, बहुत छूट दे दी, अब छूट देने का मौका नहीं। आ जाओ, निकलो बाहर। अगर अपनी नस्ल को, अपने मुल्क को, अपनी बेटियों को बचाना है तो कुर्बानी तो देनी पड़ेगी। काम पर कौन जाएगा? काम पर, ये बात आपने बड़ी अच्छी की। काम पे कौन जा रहा है? 3-3 माह से, 4-4 माह से अवाम बेकार बैठी हुई है। यहाँ तक तो पहले तो लोग एक दूसरे को ज़ुकात दे देते थे, लोग ले लेते थे। अब लेने वाले जो देते थे, अब वो भी लेने वाले ज़ुकात है। मेरे इल्म में है कि वो लोग जो खुद किसी की बेटियों की शादियाँ करवाते थे और करते थे, आज उनके अपने बच्चे पढ़ने से कासिर आए। ये जुल्म की इंतहा नहीं। और बेटी के लिए इस दौर में तालीम कितनी ज़रूरी है, ये आप खुद अंदाज़ा करें। कि मैं कहती हूँ कि अगर एक बेटी पढ़ी होगी अपने कबीले को ले चलेगी। रोज़गार कमाने के लिए मर्द बाहर नहीं जा रहा, मर्द घर में बैठा हुआ है। क्या करे, बाहर रोज़गार नहीं है। आप जाएं, सब्ज़ मंडी में चले जाएं, सुबह से लेके शाम तक आवाज़ें लगा रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि मतलब सब्ज़ी मंडी में मेरे भी कुछ रेफरेंस और तलक वाले बंदे हैं, वो आड़तें उनकी बंद पड़ी हुई। कहता है यार को लेता ही नहीं, तो काम है नहीं तो ख़र्चा ज़रूर डालना। बाजी जिसके घर में पहले 1 किलो सब्ज़ी बनती थी, अब वो 1 पाव सब्ज़ी बनाते हैं और खूब पानी डाल के लम्बा शोरवा ते ऐश कर काका, फिक्र ना फाका। अवाम दा ते ये हाल हो गया। उत्तों गर्मी, सब्ज़ी 2 घंटे नहीं साह लेंदी, ख़त्म हो जाती है। मर गया जिमीदारों ने इन्होंने पहले मारिया, हुण अवाम आपस दे विच एक दूजे नूं मार दी। लेकिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं ना, वो तो कह रहे बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अब काफ़ी पहले से बेहतर हालात हो गए हैं, महंगाई कम हो रही। कहाँ कम हुई? आप खुद देखें। क्या आप न्यूज़ नहीं देखते? आप अपने इलाके में लोगों से नहीं मिलते? लेकिन वो तो कहते हैं हमने कम किया। बहुत कुछ बांट रहे, मोटरसाइकिलें, लैपटॉप और अपना 200 रुपये मतलब बिल्कुल पेट्रोल कम कर दिया जाएगा। और दूसरे पे सोलर भी बांट रहे हैं। फिर उन्होंने राशन इतना ज़्यादा बांटा है, मतलब अब वो क्या करें, मुझे आप बता दें। राशन केड़ा वंडिया? नवाज शरीफ की तस्वीर वंडी है और डब्बे ते पा के ए वंडी नवाज शरीफ की घर घर जावे। मैं तो कहनी वो आटा खाने के काबिल नहीं गा जी, तो नवाज शरीफ की तस्वीर ही है। मैं नहीं इस चीज़ को मानती। उन्होंने जरा वंडे है ना, उन्होंने ज़्यादा अच्छा तो असी वो घर छड़े, वो साढ़ा ही माल तो खाते भी, साढ़ा खून पींदे पे ने, साड़ियाँ ज़ुकातां खाते पे ने, बैतुल माल खा रहे हैं। स्कूलों के बच्चों की तलीम ख़त्म हो गई है। तो मैडम जी एक और भी तो बात है ना कि देखें, अदम एतमाद जैसे ही आता है, इमरान खान साहब को उतार दिया जाता है और मोहतरम जनाब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बन जाते हैं और साथ जितनी सारी पार्टियां मिल के पाकिस्तान को बचाती हैं। तो वो अगर ना करते तो पाकिस्तान ने डिफ़ॉल्ट कर जाना था। वो आए हैं, पाकिस्तान को बचाया है, ठीक है, और अब आपके सामने हालात है। फिर ज़ाहिर है निगरान हुकूमत ने भी की। मेरी बात सुने, इमरान खान के दौर में इतना डिफ़ॉल्ट नहीं था। कोरोना में उसने अपनी पूरी आवाम को कितना रिलीफ दिया, उसने किस तरह कारोबार चलाया, लोगों के घर में किस तरह राशन भेजा, 12-12 हज़ार रुपया उसने अगर एक घर के 4 बंदे ज़रूरतमंद है, चारों को दिया है ताकि उनका घर और नानुफ़का चलता रहे। उसने कितने अच्छे काम किए, शेल्टर होम बनाए, सेहत कार्ड बनाया, किसान को सहूलत दी, यूनिवर्सिटियाँ बनाई। ठीक, ये क्या बना रहे हैं? सड़कें, सिर्फ कमीशन खाने के लिए। सरगिया जो अपनी मिल का गला शराब बेचना होता है, लगाना होता है कमीशन खाने के लिए, वो करते हैं ये लोग। इनको नहीं पता शहबाज साहब, इनको नहीं पता अवाम किस कड़ब से गुज़र रही है। आप मेरे साथ चले मेरे इलाके में,
मैं आपको वो बेटियां रोती हुई दिखाऊं जिनके 4-4 बच्चे हैं, मियाँ नहीं हैं। मैंने वो बेटियां भी देखी हैं जिनके मियाँ हैं, नशावर हैं। वो कमा के लाने की बजाय घर के बर्तन उठा के ले जाते और बेच देते हैं। घरों में उनके शोहर उनके घर का सामान बेच के खुद नशा करते हैं और उनको अजियत देते हैं। इधर ये गवर्नमेंट है जो मेरे पाकिस्तान को लूट के मेरे पाकिस्तानियों को तकलीफ़ देती है और ख़ुद मस्तियाँ कर रहे हैं। आप मेरी आवाम को देखें, नीचे आके देखें, इनका मुकाबला इमरान खान से नहीं बनता। चले, बात यह है कि देखते हैं कि हुकूमत चल रही है, 100 दिन से ऊपर हो चुके हैं, तो क्या होता है आगे। हम तो बेहतरी की तरफ जाएंगे। ठीक है मैडम जी। तो नैयर सुल्ताना जी गुफ्तगू कर रही हैं हमारे साथ, बड़ी एक पस मंज़र के ऊपर भी नज़र सानी की है। तो जी शकील साहब के पास आते हैं, क्योंकि हम थोड़ा सा दुखी हो चुके हैं इनकी गुफ्तगू सुनी है। बड़ा दिल को दुख होता है, तकलीफ़ दे बातें हैं और हकीकत पे मबनी बातें हैं। और मैं ये चाहता हूँ थोड़ा सा माहौल चेंज किया जाए और मोहम्मद शकील माधो साहब से सुनते हैं नेक्स्ट आप क्या परफॉर्म कर। मैं तो यही कहूँगा कि इन हालात को देखते हुए, इसका पस मंज़र को देखते हुए मौसीकी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संगीत जो है ना, वो जिसके अंदर होता है ना, वो बेईमान नहीं होता। और इन लोगों के अंदर संगीत नहीं है, इसीलिए हमें चाहिए, ये एक बहुत एक पॉइंट है कि जैसे कि शख्सियत बनाने के लिए पुराने ज़माने में जो राजे महाराजे थे वो गान बजाने वालों के घरों में अपने बच्चों को भेजते थे। तो किस लिए भेजते थे? कि उनके अंदर संगीत आ जाए, और जहाँ संगीत होता है वहाँ दर्द होता है, और जब जिस दिल में दर्द होता है उसमें रब होता है, और फिर वो वहाँ से देखते हैं हम कि वो गलत काम नहीं करता, तहज़ीब सीख जाते हैं। तहज़ीबी वो एक शेर मेरे ज़हन में आ गया, थोड़ा सा एक लाइन ही सुनाऊंगा। प्यार नहीं है सुर से जिसको, वो मूर्ख इंसान नहीं, सुर इंसान बना देता है, सुर रहमान मिला देता है, सुर की आग में जलने वाले परवाने नादान नहीं। बिल्कुल सही। ये फ़तेह अली ख़ान साहब ने इसको मालकोंस में है ये, और इसकी शायरी बहुत आला है। और इसी तरीके से हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। गोपी बसंत पर ही बात हो रही थी, तो गोपी बसंत जो है उसे इंडियन लॉबी जो है हमारी, जो नेट पे है, वो उसे गोपिका बसंत भी कहते हैं। और इसके ठाठ के बारे में ये कहते हैं कि ये सावरी ठाठ पर है, भैरवी पर नहीं है, लेकिन हम इसे भैरवी पर मानकर, और मैं बता रहा हूँ उसकी दलील है। उसकी दलील ये है कि जब हम इसको गाते हैं तो इसमें मालकौंस की छाया रहती है, हर वक्त मालकौंस की छाया रहती है। जब मालकौंस की छाया रहती है तो मालकौंस भैरवी ठाठ का राग है, इसलिए इसकी दलील ये है। और ये असावरी ठाठ का नहीं है, तो इसलिए हम इसे असावरी में नहीं मानेंगे। वो मानते हैं तो मान लें, हम इसे क्या है कि हम इसे भैरवी ठाठ का ही राग मानेंगे। और इसके ये बहुत एक अच्छा 6 सुरों का राग है। इसे हम कहेंगे ओडू ओडू कहेंगे, खाडू खाडू, संपूर्ण संपूर्ण, ये खाडू है। खाडू जाती दफ़ा है बलदार, और आती दफ़ा भी ये बलदार है। तो इसमें एक और कंपोजिशन है, और इस कंपोजिशन के जो मौसीकार हैं वो रवि साहब, जो इंडिया के बहुत माने हुए मौसीकार गुज़रे हैं, रवि साहब। और पिछला गाना जो मैंने आपको सुनाया था उसके भी वो मौसीकार वही थे, रवि साहब। और अब एक उस्तादों के उस्ताद एक फ़िल्म है जो 1975 के दौरान बनी है, और उसका एक गाना बहुत मशहूर इसी राग में, गोपी बसंत में। गोपी बसंत में ये है कि भैरवी से रिखब निकाल दिया जाए तो गोपी बसंत की शक्ल बनकर बाहर आती है। ये बताने का मकसद मेरा ये है कि जितने भी हमारे
सीक्वेंसर हैं और जितने भी गाने वाले हैं वो इस राग को गाएं, ज़्यादा से ज़्यादा गाएं, ताकि इसमें अच्छे से अच्छा काम किया जा सके। तो पेश खिदमत है सा ग म प म ग म ध नि सा नि ध म प ग म प म ग सा। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने अवा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने अदा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। किस्मत हमें मिलने से रोकेगी भला कब तक, इन प्यार की राहों में भटकेगी वफा कब तक, कदमों के निशान खुद ही मंजिल का पता देंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने अदा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। 100 बार जन्म लेंगे। ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है, ये कैसी उदासी है जो हुस्न पे छाई है। हम दूर नहीं तुमसे कहने को जुदाई है, अरमान भरे 2 दिल फिर एक जगह होंगे। 100 बार जन्म लेंगे, 100 बार फना होंगे, ऐ जाने वफा फिर भी हम तुम न जुदा होंगे। कमाल है, कमाल भाई, कमाल। शकील साहब, क्या बात है, क्या बात। नाज़रीन, आपने देखा कि कितनी खूबसूरती के साथ मोहम्मद शकील माधो साहब राग के बारे में बताया और बताया कि इस राग में कौन कौन से सॉन्ग बने हैं। म्यूज़िक डायरेक्टरों ने बड़ी मेहनत, स्ट्रगल और मोहब्बत के साथ अपने काम के साथ सिंसियर हो के चीज़ें बनाई और जो गायक हैं उन्होंने इसके ऊपर 4 चांद लगा दिए। तो नाज़रीन, बिला तख़ीर में अपने बड़े ही प्यारे दोस्त आरफ भट्टी साहब की तरफ चलते हैं कि नेक्स्ट हमारे सुनने वालों को क्या सुनाने वाले हैं। जी भट्टी साहब। लो जी, तुसी अक्सर मेलियां ते मौतां को देखो जे मोटरसाइकिल घूमती है।
ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਮੰਜ਼ਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ, ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚੋ। ਰਾਇਤੀ ਮਾਮੂਲੀ ਟਿਕਟ 10 रुपये का टिकट ऑफ करो, लैना बनाए जो, लैना बनाए जो, लैना बनाए जो। जल्दी पहुंचो जनाब। लेडीज फ्राम बिल्लो मुमताज शमर किरण मेरी आवाज़ सुनिए फटाफट, मौत के अंदर तशरीफ ले आए। लेडीज फ्राम बिल्लो बड़ा आर्ज ज्ञान को थोड़ा फैल आ गई भी। जल्दी पहुंचो जी। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਗਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾ ਲੱਭਿਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ, ਹਜ਼ਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪਦੇ ਗੰਢੇਰੀਆਂ, ਓਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਰਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪਦੇ ਗੰਢੇਰੀਆਂ, ਅਨਾਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੈ ਗਿਆ। जल्दी पहुंचो। रायती मामूली टिकट 10 रुपये का टिकट ऑफ करो, लैना बनाए जो, लैना बनाए जो, लैना बनाए जो। जल्दी पहुंचो जनाब। सच्चे कौल करार गुआचन लग पे ने, ओ यारां कोलों यार गुआचन लग पे ने, ओ जान हमेशा जान यारां तो मार दे ले। अज दे यार यारां नू मार दे ले, अज दे यार यारां नू मार दे ले। ओ यारां दे इतबार गुआचन लग पे ने। ओ जल्दी पहुंचो। रायती मामूली टिकट 10 रुपये का टिकट ऑफ करो। मोटरसाइकिल किस तरह चलती, जल्दी पहुंचो। रायती मामूली टिकट 10 रुपये। तू एक नागन माइक जोगी, नैन मिला के कर गईयों रोगी। है डंग दे सानू, ओए डंग दे सानू, फिर ना कोई मान सजना। जल्दी पहुंचो। रायती मामूली टिकट 10 रुपये का टिकट ऑफ करो। मोटरसाइकिल किस तरह घूमनी मिला दो। तो जी नाज़रीन, आरफ भट्टी साहब की परफॉर्मेंस आपने देखी, बहुत मज़ा आया। अब हम चलते हैं मैडम नैयर सुल्ताना जी से कि जो इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा हालात हैं, जिसमें ख़ास तौर पर बिलों की वजह से और मुख्तलिफ़ टैक्सेस जो बढ़ चुके हैं, उस हवाले से जो आवाम परेशान है, इसके ऊपर क्या नज़रसानी करती जी? मैं ये कहूँगी कि अशरफिया को अपने अखराजात कम करने चाहिए, आवाम को रिलीफ देनी चाहिए। ये जो एफएम का जो रोना रोते हैं ना, आवाम को क्या पता ये क्या मामला है। आवाम उनसे मुलाकात नहीं कर सकती, ना बात पूछ सकती है। ये अपने पास से मन घड़त कहानी बनाते हैं। तो पेट्रोल बढ़ा दिया, ये चीज़ बढ़ा दी, वो बढ़ा दी, कर्ज़ा देना है। बाहर के मुल्क कहते हैं कि आप अपने वज़रा का असासा डिक्लेयर करवाएं, सारा कर्जा उतर जाएगा। उस तरफ नहीं गवर्नमेंट आ रही, अपने घरों को नहीं देख रही, बस आवाम को निचोड़ रही। आवाम को चाहिए बाहर आए अपने हक़ के लिए। बच्चा रोए ना तो माँ दूध नहीं देती, अपने हक़ के लिए अपना हक़ छीनना भी पड़े तो छीनोगी। मैं तो बस इस चीज़। अच्छा, आप क्या समझते हैं बेहतरी कैसे आएगी पाकिस्तान के? जब तक ईमानदार लीडर नहीं आएगा। अगर ये कैदी नंबर 804 को आज़ाद कर देते हैं तो आप देख लें, खुद देख लें। उसी की वजह से तो पाकिस्तान जो है वो इस दाने पर पहुंच चुका है। वो लोग यही कहते हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने वाला था, तो आप फिर उनको इनवाइट करना चाहें?
जी बिल्कुल, आप ठीक कहते हैं कि उसके दौर में डिफ़ाल्टर होने वाला था। 10 लाख रुपए का सेहत कार्ड उसने हर फैमिली को दिया, डिफ़ाल्टर हो रहा था। बच्चों की तालीम के लिए यूनिवर्सिटियाँ स्कूल बनाए, पाकिस्तान डिफ़ाल्टर हो रहा था। शेल्टर होम उसने बनाए, पाकिस्तान डिफ़ाल्टर हो रहा था। नान नुस्खे के लिए 12,000 हर फैमिली को सपोर्ट करने के लिए उसने दिए, पाकिस्तान डिफ़ाल्टर हो रहा था। इन्होंने क्या दिया जो पाकिस्तान बच गया? आप बताएं मुझे। 3-3 करोड़ के टायर मोटर इनकी गाड़ियों के पड़ते हैं अवाम के खून पसीने की कमाई से। क्या आप अपने बच्चे को एक रात में एक बाइसिकल लेके दे सकते हैं? अपनी ईमानदारी से बताया, जितनी आपकी महीने की आमदनी है उसमें एक बच्चे को आप साइकिल लेके दे सकते हैं? अगर लेके दे सकते तो फिर बात करें, अगर नहीं तो फिर सॉरी तो बनता है ना। तो इनके बच्चे, अगर बच्चे बच्चे ही होते हैं, चाहे अमीर के हों चाहे गरीब के हों, दिल सबके एक बराबर होता है। ये हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि अवाम पे ना नज़रसानी करे। ठीक है, लास्ट पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है जी। शकील माधो साहब, लास्ट पे मैं सियासत पे बात करूं कि मौसीकी पे बात करूं? मौसीकी के हवाले से ये पैगाम है कि गाने वाले शॉर्टकट का तरीका ना इस्तेमाल करें, संगीत को सीख कर फिर गाएं। और यही देरपा है, नकल ही होती है। अगर आपने नकल को असल करना है तो इसके साथ इल्म, जिसे लिटरेचर कहते हैं, मौसीकी का लिटरेचर, वो शामिल करें और इसे सीखें और समझ कर गाएं। और कोशिश करें किसी की नकल ना करें। जब आप किसी की नकल करेंगे तो आपका नाम नहीं होगा। जब आप अपनी आवाज़ जो है वो अपनी आवाज़ को बाहर लाएंगे तो आपका नाम होगा। नकल यानी कि कोई असद किशोर है, सॉरी मैं नहीं जानता, वैसे कोई तुफैल किशोर है, कोई रतन मुकेश है, कोई हमीद रफ़ी है, कोई बहुत से रफ़ी हैं। वो सारे फिर वो जितनी भी अच्छी आवाज़ें थी ना, वो रफ़ी से अच्छी तो नहीं गा सकती, मुकेश से अच्छा तो नहीं गा सकती, किशोर से अच्छा तो नहीं गा सकती, लेकिन उन लोगों ने अपनी लाइफ बर्बाद कर ली है। काश वो आवाज़ें अपना गाना गाती तो उनकी ज़ाती पहचान होती। इसलिए अपनी ज़ाती पहचान के लिए अपनी ज़ाती आवाज़ को और ज़ाती आवाज़ को बाहर लाएं। ज़बरदस्त, आउटस्टैंडिंग जी। आरफ भट्टी साहब, लास्ट पे आप क्या पैगाम दें? बड़ी मेहरबानी शहबाज साहब के आपने थोड़ा सा हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लेकिन बहुत ज़्यादा मसले मसाइल बने हुए हैं, अल्लाह पाक इन सब को दुरुस्त करे। ये जो नए हुकूमती लेवल है, गरीब आदमी जो है ना वो बहुत ज़्यादा परेशान है। देखो इतनी मेरी तनख्वाह नहीं है जितना बिल आया हुआ है, और वो इतनी ज़्यादा परेशानी है। अल्लाह पाक ये हमारी मुश्किल आसान करे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो जी नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, क्योंकि आज हमारे साथ बड़ी प्यारी शख्सियत थी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मैडम नैयर सुल्ताना जी का, और मोहम्मद शकील माधो साहब का, म्यूज़िक डायरेक्टर, और हमारे बड़े प्यारे दोस्त आरफ भट्टी साहब जो कि वन मैन शो करते हैं, कॉमेडियन, कमाल की परफॉर्मेंस की। उम्मीद करते हैं कि आज का आपको प्रोग्राम बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मुझे अपना मेज़बान शहबाज हैदर को इजाज़त दीजिएगा, दोबारा फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।